हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इससे पहले हमने समझा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो जनरल इंट्रोडक्शन के रूप में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक स्टडी किया था। अब हम इंडिविजुअल जो ब्रांचेज हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन है या जो ब्रांचेज हैं, ये दो प्रकार से इनको हम डिफ़ाइन करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। एक कि मटेरियल के साथ इंटरेक्शन करने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी है, उस आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे अगर किसी मटेरियल के साथ हम माइक्रोवेव रेडिएशन का इंटरेक्शन करवाते हैं तो वो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कहलाएगी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी प्रकार यदि किसी मटेरियल के साथ हम अल्ट्रावायलेट विजिबल यूवी रेडिएशंस का जब इंटरेक्शन करवाएंगे तब उसे हम बोलेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यदि मटेरियल का इंटरेक्शन हम करवा रहे हैं इंफ्रारेड रेडिएशन से, तब उसे हम बोलेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम क्लासिफिकेशन को डिफाइन करें कि इस इंटरेक्शन का मटेरियल में क्या इफ़ेक्ट होगा, उस आधार पर अगर क्लासिफिकेशन करें तो जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसे हम बोलेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों कहेंगे? क्योंकि जब किसी मटेरियल को माइक्रोवेव रेडिएशन दी जाती है तो उस मटेरियल के जो मॉलिक्यूल है या जो इसका स्पेसिफिक ग्रुप है उसमें रोटेशन होता है या उसके रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंज होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। उस कंडीशन में उसका नाम हो जाएगा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी प्रकार जब हम यूवी रेडिएशंस के द्वारा इंटरेक्ट करवाते हैं किसी मटेरियल को तो मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल हैं उनके बीच में ट्रांजिशन होता है या मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल चेंज होता है। सिग्मा से सिग्मा स्टार हो गया या पाई से पाई स्टार हो गया। उस कंडीशन में स्पेक्ट्रोस्कोपी की उस ब्रांच को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी प्रकार जब किसी मटेरियल को इंटरेक्ट करवाया जाता है इंफ्रारेड रेडिएशन से तो उन इंफ्रारेड रेडिएशंस के इफ़ेक्ट से मटेरियल के किसी बॉन्ड में वाइब्रेशन स्टार्ट होता है या हम कहें कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंज होता है। इस कारण उस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही दूसरा नाम होगा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ आज हम कंसिडर कर रहे हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को। तो रोटेशनल या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये हमने देख लिया कि मॉलिक्यूल या मटेरियल का इंटरेक्शन होगा माइक्रोवेव रेडिएशंस के साथ। इस कारण स्पेक्ट्रोस्कोपी की इस ब्रांच का नाम होगा
ये स्पेक्ट्रा का नाम होगा माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रा, जिसे हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। ये रोटेशनल या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी क्लिंटन एंड विलियम्स के द्वारा 1934 में डिस्कवर्ड की गई थी। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल हैं, उनमें जो एक्सेस हैं, सिमेट्रिक जो एक्सेस हैं, उनके अकॉर्डिंग रोटेशन होता है, जो यहाँ पर इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो मॉलिक्यूल अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे इस प्रकार से लीनियर हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है, या ट्राइगोनल प्लेनर हो सकता है। तो ये इनके रोटेशन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल में होने वाले इस प्रकार के रोटेशन के आधार पर हम स्पेक्ट्रा प्राप्त करेंगे, और उन स्पेक्ट्रा के आधार पर मॉलिक्यूल के बारे में हम स्पेसिफिक स्टडी करेंगे, या मॉलिक्यूल की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पता लगाते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रा या मॉलिक्यूलर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा के लिए मॉलिक्यूलर रिक्वायरमेंट क्या है, किस प्रकार के जो मॉलिक्यूल हैं वो इस प्रकार के स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट करेंगे, जिन्हें हम कह सकते हैं कि एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि किसी मॉलिक्यूल का माइक्रोवेव रीजन के साथ इंटरेक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि जैसे ही माइक्रोवेव रेडिएशन उस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करे, उस मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट में कोई चेंज होना चाहिए। अगर डायपोल मोमेंट में चेंज होगा तो ही माइक्रोवेव रीजन की जो रेडिएशन है उनका अब्जॉर्प्शन होगा या एमिशन होगा। मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट में ये जो चेंज है, ये उस मॉलिक्यूल के रोटेशन की वजह से होगा। जब मॉलिक्यूल के रोटेशन की वजह से डायपोल मोमेंट में चेंज होगा तो या तो वो मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रीजन की रेडिएशंस को अब्जॉर्व करेगा या एमिट करेगा, और वो अब्जॉर्व या एमिटेड जो रेडिएशन है उनकी वजह से हमें स्पेक्ट्रल पीक प्राप्त होगी। जैसे HCl मॉलिक्यूल है, तो हमें पता है कि HCl मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट पाया जाता है, और जब ये रोटेट होकर अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा, तो इसका डायपोल मोमेंट भी चेंज हो जाएगा। तो इस कारण से ये जो माइक्रोवेव रीजन है उसमें स्पेक्ट्रा शो करेगा। यदि हम विचार करें होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स पर, जैसे N2, O2, H2, इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल हैं वो रोटेशनल या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि रोटेशन के द्वारा इन मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं होता है। तो रोटेशन से जब डायपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा तो वो मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रीजन की रेडिएशन को ऑब्जर्व नहीं करेगा या एमिट नहीं करेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि ईएमआर रेडिएशन का जो माइक्रोवेव रीजन है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, और यदि इंटरेक्शन नहीं होगा तो हमें किसी प्रकार का स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार जो लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं, अगर उनके अंदर डायपोल मोमेंट है तो वो डायपोल मोमेंट जिस डायरेक्शन में रोटेट होने से चेंज होगा वो रोटेशन ही माइक्रोवेव रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। दूसरा जो रोटेशन है जिससे उसके डायपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उस रोटेशन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के माइक्रोवेव रीजन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा और वहाँ हमें कोई पीक प्राप्त नहीं होगी। तो जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो हम कहेंगे कि वो माइक्रोवेव या रोटेशनल इनएक्टिव मटेरियल हैं। ये रोटेशनल या जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें निम्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसकी सहायता से हम एक्यूरेट बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और मॉलिक्यूल में सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट का वैल्यू भी हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी रोटेटिंग मॉलिक्यूल है जिसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन करता है। इस इंटरेक्शन की वजह से मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल या एक्साइटेड एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन कर जाता है, जिससे उसका एनर्जी लेवल बढ़ गया, और ये एनर्जी लेवल चेंज होने की वजह से ही हमें जो रिज़ल्ट है वो स्पेक्ट्रा के रूप में दिखाई देता है। ये जो एनर्जी लेवल हैं कि कौन से एनर्जी लेवल से कौन सा एनर्जी लेवल हमें प्राप्त होगा, ये एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल हैं, जिसे हम श्रोडिंगर इक्वेशन की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल ये है कि जब कोई रिगिड बॉडी, किसी एक मॉलिक्यूल को हम रिगिड बॉडी के रूप में यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, दृढ़ पिंड जब किसी एक्सेस के चारों तरफ रोटेट करेगा, किसी अक्ष के सापेक्ष रोटेशन करेगा, तो वहाँ पर एक एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है। उस अक्ष के सापेक्ष एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है, और वो एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है उस एंगुलर वेलोसिटी पर, जिस वेलोसिटी से वो रोटेट करता है, और उस रिगिड बॉडी के मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आई पर। ये मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आई
उस रिगिड बॉडी में इन्वॉल्व, रिगिड बॉडी का मतलब यहाँ हो गया मॉलिक्यूल से, तो उस रिगिड बॉडी या मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व एटम्स के एटॉमिक मास और उनका बीच का जो डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ, उन दोनों पर डिपेंड करता है। इस मोमेंटम ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आई है वो होगा सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष एम आर स्क्वायर का सम, उन सब का योग। तो यहाँ पर ये माइक्रोवेव इंटरेक्शन इस प्रकार से दिखाया हुआ है। जैसे यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करता है, तो इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो पोर्शन है वो इंटरेक्ट करता है, और इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल रोटेट होकर अपनी लोकेशन चेंज कर लेता है। जब ये मॉलिक्यूल रोटेट होकर अपनी लोकेशन चेंज करता है, तो रोटेट होने का मतलब इसका रोटेशनल पोजीशन चेंज हो गया। जैसे ही रोटेशन की वजह से इसका पोजीशन चेंज हुआ, तब हम कहेंगे कि इसका रोटेशनल एनर्जी लेवल चेंज हो गया है। तो हमें ये रोटेशनल एनर्जी लेवल पता होना चाहिए, जिन्हें हम श्रोडिंगर इक्वेशन के सहायता से प्राप्त करते हैं। ये क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल हैं। ये क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो क्वांटाइज्ड एनर्जी है माइक्रोवेव रीजन वाली, उसके जो क्वांटा हैं एच न्यू, उनके ऑर्डर के होते हैं, इसलिए उनमें इंटरेक्शन हो जाता है। ये इस प्रकार से किसी मॉलिक्यूल को रिगिड रोटेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल इस वर्टिकल एक्स के सापेक्ष जब रोटेट करता है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। उस सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष m1 मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस है वो r1 और m2 का डिस्टेंस r2 और जो टोटल डिस्टेंस है वो r। इस प्रकार से ये रोटेट कर रहा है। इस रोटेशन के अकॉर्डिंग इसका एनर्जी लेवल होगा, जिसे हम रोटेशनल एनर्जी लेवल कहेंगे। इसको हम सिंपल ये मान सकते हैं कि जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को, हम जो टी शेप है उसको जब हम हाथ में लेकर, दोनों हाथों के बीच में लेकर रोटेट करते हैं, तो अगर हम कम एनर्जी लगाएंगे तो धीरे धीरे रोटेट होगा, और ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे तो उसका रोटेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगा। तो कम का मतलब लोअर एनर्जी लेवल, अगर वो धीरे हम घुमा रहे हैं उसको, और यदि हम फास्टली इसको रोटेट करवा रहे हैं तो हायर एनर्जी लेवल में पहुंच गया। जो मॉलिक्यूल हैं उनको हम रिगिड रोटेटर के रूप में जब कंसिडर करते हैं, तो उनका इस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लीनियर रोटेटर, सिमेट्रिक रोटेटर, स्फेरिकल रोटेटर, एसिमेट्रिक रोटेटर। लीनियर रोटेटर का मतलब हुआ लीनियर मॉलिक्यूल, जैसे CO मॉलिक्यूल हो गया, OCS हो गया, HCl हो गया, HCN हो गया। सिमेट्रिक रोटेटर या सिमेट्रिक जो टॉप है उसके रूप में हम NH3, BF3, CH3F, CHI3 इस तरह की मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं। स्फेरिकल टॉप या स्फेरिकल रोटेटर के रूप में CH4, CCl4, SF6 इस प्रकार के मॉलिक्यूल कंसिडर किए जाते हैं। एसिमेट्रिक टॉप्स या एसिमेट्रिक रोटेटर के रूप में H2CO, SO2, H2O, CH3CHO इस प्रकार के मॉलिक्यूल को कंसिडर किया जाता है। यहाँ हम अभी
जो सिंपल रोटेटर है उसको कंसिडर करते हुए उसके अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। तो ये एक सिंपल रिजिड रोटेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, जिसमें सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष इनका जो डिस्टेंस है दोनों एटम का वो r1 r2 है। उसके अकॉर्डिंग जो इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है वो होगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ये इसका हो गया मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इस पूरे मॉलिक्यूल के लिए या रिजिड रोटेटर के लिए। इस प्रकार का जो मॉलिक्यूल है उनके लिए जब हम रोटेशनल एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि यहाँ पर रोटेशनल मूवमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल मूविंग कंडीशन में है, तो इस कंडीशन में इसका काइनेटिक एनर्जी होगा। तो नॉर्मल किसी एक पार्टिकल के लिए जब हम काइनेटिक एनर्जी का बात करते हैं तब हम उसको लिखते हैं 1/2 mv स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल है जिसे हम रिजिड रोटेटर के रूप में कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर वेलोसिटी v ना होकर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा, और क्योंकि मॉलिक्यूल है इस कारण सिंपल मास m की जगह हम I को यहाँ यूज़ करेंगे। तो एक 1/2 mv स्क्वायर के अकॉर्डिंग ही यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, जहाँ I ओमेगा जैसे हम लिखते हैं m इंटू वी मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू p संवेग p लीनियर मोमेंटम। यहाँ पर हम I ओमेगा को लिखेंगे L एंगुलर मोमेंटम। तो उसके अकॉर्डिंग रोटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू I ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू होगा L स्क्वायर अपॉन 2I। ये L स्क्वायर अपॉन 2I का जो वैल्यू है इसमें L स्क्वायर श्रोडिंगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ हम इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं h अपॉन 2 का होल स्क्वायर j इंटू जे प्लस 1, जहाँ j रोटेशनल क्वांटम नंबर है। क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी है यहाँ पर क्वांटम संख्या आ गई, तो क्वांटम संख्या आने की वजह से ये जो एनर्जी है इसको हम क्वांटाइज्ड फॉर्म में इस प्रकार से लिखेंगे जे की फॉर्म में, क्योंकि इंटरेक्शन एनर्जेटिक है और वो एनर्जेटिक इंटरेक्शन क्वांटाइज्ड एनर्जी के बीच में हो रहा है, इसलिए हम क्वांटाइज्ड फॉर्म की जो एनर्जी है उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार से जे फॉर्म में हम क्वांटाइज्ड एनर्जी को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्वांटाइज या रोटेशनल एनर्जी श्रोडिंगर इक्वेशन के द्वारा भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन एच साई इज इक्वल टू ई साई, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 और ये साइक्लिक बाउंड्री कंडीशन है। यहाँ पर 2 प्लस थीटा और थीटा दोनों कंडीशन में जो साई है वेव फंक्शन है उसका वैल्यू इक्वल होगा, यानी वो दोनों कंडीशंस इक्वल हैं। थीटा के सापेक्ष जब 2 का रोटेशन हो जाएगा 360 का रोटेशन हो जाएगा तो मॉलिक्यूल वापस अपनी सेम कंडीशन में आ जाएगा, तो उस कंडीशन में उसका जो वेव फंक्शन है वो सेम होगा। इसको जब सोल्व करते हैं तो एनर्जी का वैल्यू इस प्रकार से ये प्राप्त होते हैं। इस एनर्जी को जब हम पर सेंटीमीटर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो HC से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी है
वो एच न्यू फोटोन की इक्वल होती है, एच न्यू, और एच न्यू बराबर होता है एच सी अपॉन लेमडा। तो उसमें 1 अपॉन लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए हम एच सी से डिवाइड करेंगे, तो ये एच सी से हमने डिवाइड कर दिया। इस प्रकार पर सेंटीमीटर के रूप में जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम लिखेंगे बी जे इंटू जे प्लस 1, जहाँ ये जो कांस्टेंट है ये आ गया बी। इस बी में एच प्लैंक कांस्टेंट, ये पाई कांस्टेंट, ये सी और ये आई मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंटम ऑफ इनर्शिया अगर हमें बी का वैल्यू प्राप्त हो जाए तो हम मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ज्ञात कर सकते हैं, और मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ज्ञात कर लिया तो हमें मॉलिक्यूल के जो कंपोनेंट है उनके मास और उनका जो बीच का डिस्टेंस उनसे रिलेटेड जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से ये मॉलिक्यूलर रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हम मॉलिक्यूलर रोटेशन की बात करते हैं तो रोटेशनल एनर्जी लेवल का वैल्यू वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से काफ़ी कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हैं कंटिन्यूस, उनके बीच में कई रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। तो इन रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन करता है, क्योंकि रोटेशन के लिए माइक्रोवेव रीजन का एनर्जी चाहिए जो सबसे कम होता है। ये एनर्जी जब हम निकालते हैं तो ये एनर्जी का वैल्यू हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। जब जे का वैल्यू हम रखेंगे, जे का वैल्यू यहाँ जे का वैल्यू रखने पर हमें जो एनर्जी लेवल्स है उनकी एनर्जी प्राप्त होगी। जे 0 करने पर ये 0 वैल्यू, जे 1 करने पर 2b, जे 2 करने पर 6b। इस प्रकार यहाँ जे का वैल्यू रखकर जे जो रोटेशनल क्वांटम नंबर है उसका वैल्यू रखने पर हम अलग अलग रोटेशनल जो एनर्जी लेवल है उनको प्राप्त कर सकते हैं, जिनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ये रोटेशनल एनर्जी लेवल जब जे का वैल्यू 0, फिर जब जे का वैल्यू 1, 2, इस प्रकार से ये एनर्जी लेवल एनर्जी का वैल्यू आ गया 0, 2b, 6b, 12b। इस प्रकार अगर हम देखें तो जो कंटिन्यूस रोटेशनल एनर्जी लेवल हैं इनके बीच में एनर्जी लेवल एक सीक्वेंस में 2b का डिफरेंस, फिर 4b का डिफरेंस, फिर 6b का डिफरेंस, इस प्रकार से कंटिन्यूस है। इस डिफरेंस को हम इस फॉर्मूले के द्वारा डायरेक्ट ही मेज़र कर सकते हैं, जहाँ जे हायर रोटेशनल क्वांटम नंबर होगा। अगर जे 0 से जे 1 में डिफरेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ जे का वैल्यू 1 रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस आ जाएगा 2b। अगर जे 1 और जे 2 के बीच का डिफरेंस की हम बात करते हैं तो जे का वैल्यू रखेंगे 2, उसका डिफरेंस आएगा 4b। इस प्रकार से हम जो कंटिन्यूस एनर्जी लेवल हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल, उनके बीच का डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही हमें जो रोटेशनल पीक है वो हमें प्राप्त होंगी। जब रोटेशनल पीक हमें प्राप्त होती हैं या रोटेशनल ट्रांजिशन होता है तो वो ट्रांजिशन किन्हीं स्पेसिफिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग होता है। उनके ऊपर कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए ही ट्रांजिशन हो सकता है। वो जो रूल हैं वो कहलाते हैं सिलेक्शन रूल। उन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिशन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो रूल के अकॉर्डिंग होता है। और जो ट्रांजिशन रूल के अकॉर्डिंग नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये रिप्रेजेंट होती है स्पेक्ट्रम में इंटेंसिटी के रूप में। तो जो सिलेक्शन रूल है वो डेल्टा जे इज इक्वल टू ±1 हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं तो सिलेक्शन रूल होगा डेल्टा जे बराबर +1।
अगर एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं तो डेल्टा जे इज इक्वल टू होगा -1, और बोर पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो डेल्टा ई है उसका वैल्यू होगा HC के बराबर, जो कंटिन्यूस रोटेशनल एनर्जी लेवल है उनके बीच का जो गैप है वो एक क्वांटा की एनर्जी के इक्वल होगा। तो इस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस प्रकार से ये ट्रांजिशन है, J1 से J0 से J1 में, J1 से J2 में, J2 से J3 में, J3 से J4 में और J4 से J5 में। इस प्रकार से ये इस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन चल रहा है, और इनके अकॉर्डिंग इस ट्रांजिशन के लिए कितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा वो हम यहाँ देख सकते हैं कि जब J0 से J1 में जाएगा तो 2B एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एनर्जी गैप ही 2B का है। तो इस प्रकार से ये एनर्जी अगर गैप हम देखें तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन है J0 से J1 में जब ट्रांजिशन होगा तो उसकी पीक हमें 2B पर प्राप्त होगी। जब J1 से J2 में ट्रांजिशन होगा तो उसकी पीक हमें 4B जो पोजीशन है उस पर प्राप्त होगी। J2 से J3 में जब रोटेशनल ट्रांजिशन होगा तब उसका जो पीक है वो हमें 6B पर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अगर हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा की पीक का लोकेशन देखें तो उन लोकेशंस के बीच में जो डिफरेंस है वो फिक्स है 2B का। पहली पीक 2B पर, सेकंड 4B पर, डिफरेंस 2B का, थर्ड पीक 6B पर, डिफरेंस ऑफ 2B का। तो ये जो इसलिए हम कहते हैं कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसकी जो स्पेक्ट्रल पीक है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। तो आज अभी बस इतना ही। ये हमने अध्ययन किया कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा में मॉलिक्यूल के लिए अनिवार्य कंडीशंस कौन कौन सी हैं, इसके अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूल के बारे में कैसे स्टडी कर पाते हैं, उनके एनर्जी लेवल्स किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उनके एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल क्या है।